जय हिंद साथियों, अनु क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, हम फिर ना कुछ साइंस से हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसको ही आराम से आप लोग समझिएगा। अगर जो मेरे भाई ना अगर पहले से पढ़े हैं तो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक चीज और है मेरे भाई कि देखिए, जिन जिन मेरे भाइयों का अभी सिलेबस पूरा नहीं है तो पहले सिलेबस को पूरा कीजिए। देखिए, जो आप में सब्जेक्ट है ना, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके है, चाहे जो भी कुछ है सब्जेक्ट, जो शुरू से अगर पढ़ ही नहीं है तो पहले तो वो मेरे भाई ने क्या काम कीजिए कि कहीं से शुरू से अंत कर लीजिए। क्योंकि बीच बीच में से कहीं से पढ़ना ना कुछ भी नहीं होगा इधर उधर पढ़ने से। इसलिए मेरे भाई, आप कहीं एक जगह पूरे फाउंडेशन को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद अगर पढ़े हैं तब तो ठीक है, हम तो प्रैक्टिस कराते हैं इधर से उधर। साइंस के जो भी क्वेश्चन है, मैथ का हम इधर से उधर कराते हैं, कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ाते। जो पढ़ लिए हैं पहले से मेरे भाई, वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको समझ में आता है। अब जैसे देखिएगा, हम यहाँ साइंस के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। जो मेरे भाई ने इससे पहले सिलेबस को पूरा किए होंगे वो तो एकदम आराम से समझेंगे। जो पूरा ही नहीं किए होंगे वो उनको भी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब वो विस्तार से नहीं चीजों को समझ पाएंगे। हम तो बताइए करेंगे लेकिन उनको कम समझ में आएगा। इसलिए मेरे भाई ने देखिए, जो भी कुछ की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम है। अभी तो ग्रुप डी ही अभी भी है, उसके बाद नया आया भी है 22,000। उसके बाद एएलपी है, टेक्नीशियन भी है, आरआरबी जेई भी है, ठीक है। आपके पास लेफ्टकाल की भर्ती भी आई है, यूपी पुलिस है, होमगार्ड है, बहुत सारी भर्तियां आपके सामने। अगर सच में बताएं, आप शुरू से अंत आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए शुरू से अंत करेंगे, और करने के बाद अगर प्रैक्टिस करते हैं मेरे भाई, तो जरूर न जरूर आपका कहीं ना कहीं होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन का सूत्र है। अब देखिए, इसमें कह रहा है आवर्धन का सूत्र। ये लेंस जो फिजिक्स का चैप्टर है लेंस, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया, लेंस दर्पण से। देखिए, लेंस दर्पण हम बताए भी है। अब चलिए देखिए, हम प्रकाश जो चैप्टर है ना, दर्पण को तो एकदम हम पूरा विस्तार से बताया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 4 वीडियो हम अपलोड किए हैं प्रकाश चैप्टर का, ठीक ना, जिसमें दर्पण को अच्छे तरीके से समझाया। अगर जो उसको अगर देखे होंगे, इस क्वेश्चन को बहुत कर देंगे वो, उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा मेरे भाई। अब चलिए, कह रहे कि गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन का सूत्र। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को एम से प्रदर्शित किया जाता है। किससे मेरे भाई? एम से। देखिए, एम बराबर ये होता है एच, यानी वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, देख लीजिए, प्रतिबिंब की लंबाई अब बटा में वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई के अनुपात को ना मेरे भाई आवर्धन कहते हैं। इक्वल टू एक चीज और, अगर दर्पण के लिए माइनस भी बटा में यू होता है, देख लीजिए ये चीज इस प्रकार। और ये भी होता है एम बराबर माइनस भी बाई यू, दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। लेंस के लिए, ये दर्पण के लिए मिरर है मेरे भाई। लेंस के लिए क्या हो जाता है? एम बराबर भी बटा में यू बस हो जाता है, और ये चीज वही रहता है सेम टू सेम। तो देखिए, एम बराबर भी बाई यू, ये तो लेंस के लिए नहीं होगा। एम बराबर वस्तु की ऊंचाई गुणा, ये तो होबे नहीं करेगा, मल्टीप्लाई में कर दिए। ये देखिए, एम बराबर वस्तु की ऊंचाई बटा में प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है बटा में वो प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई, ठीक है, चाहे ऊंचाई चाहे लंबाई की, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डी वाला एम बराबर माइनस भी बटा में यू, यही ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। एक ही आवर्धन। तो समझ में आया ये चीजें, ये डी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया। समझ में आ रहा क्वेश्चन? कह रहा है कि एक विज्ञान प्रयोगशाला है, एक छात्र ना कुछ प्रयोग कर रहा है, प्रयोग करते समय उसके शर्ट पे, कपड़े पे कुछ दाग लग गया। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए? उस कपड़े पर जो लगी हुई दाग है उसको हटाने के लिए वह लड़का किस रसायन का उपयोग करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखिए, कह रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, और कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मेरे भाई, दाग को हटाना अर्थात ना, दाग को हटाने के लिए ये सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसी को ना कहा, देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसी को मेरे भाई धावन सोडा के नाम से जानते हैं, धावन सोडा।
कहते हैं मेरे भाई धावन सोडा, धोने वाला सोडा, ठीक है ना मेरे भाई, इसी का उपयोग करते हैं। चलिए ये देखिए कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन, ये ऑप्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन का NaHCO3, इसको मेरे भाई कहते हैं सोडियम, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको ना मेरे भाई ये भी नाम से जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा कभी कभी तो क्वेश्चन, इसको ना कहते हैं खाने वाला सोडा, कभी कभी तो क्वेश्चन पूछ देता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ये खाने वाला सोडा है। चलिए ये देखिए मेरे भाई ये क्या है, सोडियम क्लोराइड नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसका तो जानते ही उपयोग। ये देखिए मेरे भाई सोडियम हाइड्रोजन का, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2CO3 धावन सोडा कहते हैं। सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं, ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट को कहेंगे धावन सोडा Na2CO3, NaCl ये नमक का सूत्र है, और कास्टिक सोडा NaOH। देखिए मेरे भाई और चीज हम बता दे रहे हैं, जैसे पूछा था जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कभी कभी नाम पूछ देता है, याद रखिएगा, दो है ना तो डाई, देखिए लिख दे रहा है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में चेंज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ये होता है देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब चीजें लिख लीजिए, कहीं याद कर लीजिए, पूछा जाता है। CaSO4 × 1/2H2, देखिए 1/2 हो जाता है बस, इसको, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। एक पूछा था वो बिरंजक चूर्ण, इसको कहते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर। बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम, ये याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका निर्माण जानते हैं मेरे भाई ब्लीचिंग पाउडर का, ये कैल्शियम ना हाइड्रोक्साइड में जब जल को मिलाते हैं ना, नहीं जल नहीं, क्लोरीन को मिलाते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूने में जब क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, इतनी चीजें हम बता दिए, कहीं नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, कोई भी परीक्षा हो जिसमें साइंस अगर पूछा जाएगा तो यहां से क्वेश्चन बनता है रासायनिक सूत्रों से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन तीसरा देखिए, कर एक चालक में 3.5 यानी 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है ये, विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। चलिए विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, यानी एकांक यानी आवेश प्रवाह की दर को, यानी I बराबर Q/T, एक आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, I बराबर Q/T। यहाँ देखिए I का मान दे दिया, I का मान 3.5 एम्पियर दे दिए, 3.5 एम्पियर, और T का मान दिया है बहु 1 मिनट, जिसको सेकंड में बदलेंगे ना तो 60 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि SI में बदलेंगे सब माने,
अब क्यू का मान बताना है, और आवेश, आवेश का मतलब कूलाम होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो चलिए क्यू बराबर आई इंटू टी हो जाएगा। तो आई का मान कितना है 3.5 और ये 60 हो जाएगा ना। चलिए ये जब भी आएगा किस में आएगा, कूलाम में, क्योंकि आवेश का मतलब कूलाम होता है। अब एक जीरो से तो हट जाएगा, 10 पॉइंट तो हट गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30 के 0, 3 बचा, 36 18 3 21 210 का हो जाएगा मेरे भाई कूलाम। इसका आंसर 210 कूलाम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए और मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक ऐसे लिख रहे हैं एम्पियर होता है। आवेश का लिख लीजिएगा, आवेश का कूलाम होता है। प्रतिरोध का ओम होता है मेरे भाई। विशिष्ट प्रतिरोध, ये बड़ा पूछा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध ओम इंटू मीटर होता है। ये ओम का प्रतीक होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ओम इंटू मीटर। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। तो कुछ मात्रक है, मात्रक तो भौतिक राशि तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ मात्रक हम लिखे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इसको कहीं लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं। कह रहा है कि ये मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, उसे क्या कहते हैं। ये देखिए मेरे भाई, ये तो फीमेल पार्ट है। मूत्रवाहिनी, देखिए मूत्रवाहिनियों की संख्या 2 होती है। मूत्रवाहिनी, अब तो चित्र नहीं बना पा रहा है, देखिए याद रखिएगा, मूत्रवाहिनियों की संख्या यहाँ लिख दे रहा है, इसकी संख्या 2 होती है। मूत्र मार्ग देखिएगा मेरे भाई, ये एक होता है, मूत्र मार्ग एक है, मूत्रवाहिनियां भी एक है। अब मूत्राशय भी, ये भी ना, इसकी संख्या ना मेरे भाई एक ही होता है। बड़ा सा चित्र नहीं बना पा रहा है, शुक्रवार छोड़िए। तो देखिए कह रहा है कि इस मूत्र और वीर्य प्रवाह एक ही मार्ग से होता है जिसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे, मूत्रवाहिनी की मूत्र मार्ग की मूत्र शुक्रवाहिका की डिप्ड वाहिनी। तो देखिए मेरे भाई ये होगा मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में क्या होगा, उससे ना मूत्र भी निकलेगा, वीर्य निकलता है, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होता है। यौवन अवस्था की शुरुआत कैसे होगा, यानी यौवन रजोनिवृत्ति, किशोरावस्था, माहवारी, रजोदर्शन। मेरे भाई रजोदर्शन, इसको ऋतुस्राव भी कहते हैं, ऋतुस्राव, ये महिलाओं में होता है ये कंडीशन। देखिए मेरे भाई ये ना हर महीने, यानी इसको मासिक चक्र के भी नाम से जानते हैं, मासिक चक्र। ये ना 28 से 30 हर महीने ना ये रजोदर्शन महिलाओं में होता है। ये जो फीमेल है नियर 10 वर्ष से 12 वर्ष से ना शुरुआत होती है, शुरुआत, और हर महीने ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको कहते हैं रजोदर्शन, ऋतुस्राव। तो ऑप्शन नंबर ये डी वाला सही होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। कह रहा है कि भ्रूण में जब बच्चे पलने लगते हैं तो उसको पोषक पदार्थ कहाँ से मिलता है। तो देखिए मेरे भाई प्लेसेंटा, याद रखिएगा, प्लेसेंटा से उस भ्रूण को पोषक पदार्थ मिलते हैं। ये देखिए फ्लोपियन ट्यूब क्या है, इसी को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये मेरे भाई इसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय की संख्या 2 है, ये अंडाशय। और इसको कहते हैं मेरे भाई योनि। और यहाँ पे ना गर्भाशय ही है, और नीचे योनि, ठीक ना, ये बीच में यहाँ गर्भाशय हो, गर्भाशय। चलिए देखिए हम समझा रहे हैं किस प्रकार। देखिएगा ये अंडाशय, ये अंडा, ये इसको फ्लोपियन ट्यूब कहेंगे, ये गर्भाशय है, ये योनि है। यानी क्या होगा देखिएगा, ध्यान से मेरे भाई समझिएगा। जब ना शुक्राणु, जब शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद यहाँ से शुक्राणु यहाँ पर आते हैं, उसके बाद ये जब अंडाशय से, अंडाशय जब परिपक्व हो जाते हैं 28 से 30 दिन में, जब अंडाशय परिपक्व होते हैं तो ये फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए ये बाहर आते हैं।
यहाँ से ये शुक्राणु यहाँ निकलता है, यहीं पे इस फेलोपियन ट्यूब में ही कहीं पे एक अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। और जब ये मिलते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पे मान लीजिए कि अंडाणु निकले, ये शुक्राणु ये मिल जाते हैं, और मिलने के बाद ना इसी की क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं मेरे भाई? निषेचन। तो ध्यान रखिएगा, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। जब धीरे धीरे ये निषेचन हो जाता है, मिल जाते हैं, तो यह अब धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद यह ना फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यह जो भ्रूण है बच्चा इस गर्भाशय में पहुंच जाता है, गर्भाशय में पलने लगता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, एक बार और बता रहे हैं। और अभी इसी को कहेंगे ना, जो अंडाशय अंडाणु जो परिपक्व होकर जब निकलते हैं उसी को ना रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। अभी जस्ट पीछे बताया, मासिक चक्र के नाम से उसको जानते हैं। हर महीने में वो हर महीने मासिक चक्र दोहराता रहता है। वही अंडाणु परिपक्व करके, परिपक्व जब हो जाते हैं तो फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। यहाँ से शुक्राणु जब नहीं मिलते हैं तो वही होते हुए, ठीक ना, वो बाहर अपद्रव्य पदार्थ होता है, बाहर निकल जाता है। अब चलिए, तो फेलोपियन ट्यूब समझ में आया तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में। बच्चे कहाँ पलते हैं, तो गर्भाशय में। इसका पोषक पदार्थ कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा से। याद रखिएगा। एक चीज और है मेरे भाई, परिवार नियोजन से सवाल पूछा जाता है, परिवार नियोजन, ठीक ना। देखो बाबू, परिवार नियोजन से अस्थायी विधि हम बता रहे हैं, अस्थायी भी विधि है, अस्थायी विधि। देखिए अस्थायी विधियां, अस्थायी विधि एक है मेरे भाई कि ना क्या किया जाता है कि इस फेलोपियन ट्यूब को ना, ये भी वही प्रक्रिया है, फेलोपियन ट्यूब ये है, इसी को ना बाबू काट दिया जाता है। इसको काट दिया जाए, इसको काट करके आप बांध दिया जाता है। जब बांध देंगे ना मेरे भाई, तो ये बताइए, यहाँ से अंडाणु यहाँ से आने के बाद यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, इसको पार नहीं करेगा, और यहाँ से जो शुक्राणु जाएंगे इससे पार नहीं करेगा, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलेंगे। फिर इसमें भी वही प्रक्रिया, वही चीजें हैं, नहीं मिलेंगे। तो इसी क्रिया को ना कहते हैं हम ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, नसबंदी, महिला नसबंदी, महिला नसबंदी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। पुरुष नसबंदी को याद रखिएगा, पुरुष नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ठीक ना। तो याद रखेंगे ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ये दोनों चीजों को ध्यान से देखिएगा, याद रख लीजिएगा मेरे भाई, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से फिर एक बार दोहराते हैं। देखिए कहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक ना। महिला नसबंदी को क्या कहता है, ट्यूबेक्टोमी। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी। कहाँ पे बच्चे पलते हैं, तो भ्रूण में। इसका पोषक पदार्थ कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा से, ठीक ना। ये चीजें याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर ये 7 नंबर देखिए, कह रहा है मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन कहाँ होता है, अर्थात भ्रूण का विकास कहाँ होगा, योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में और फेलोपियन ट्यूब में। ये देखिए योनि में, ये तो शुक्राणु का प्रवेश द्वार है योनि। गर्भाशय में यही ना मेरे भाई मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन होता है, भ्रूण का विकास होता है। अंडाशय में ये नहीं होगा, फेलोपियन ट्यूब में तो निषेचन की प्रक्रियाएं होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन की, निम्न में से निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में, याद रखिएगा, ठीक ना। हम बताए भी हैं। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है, कह रहा है कि अंडवाहिनियों को काटते हैं। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी तो फीमेल में होता है ना, ये पुरुष की बातें कर रहा है। फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं, ये भी तो ये फीमेल वाला है। शुक्र वाहिनियों को काटते हैं, मूत्र नलिकाओं को काटते हैं। मेरे भाई देखिए, शुक्र वाहिनियों को काट करके बांध दिया जाता है, जिसके माध्यम से शुक्राणु, शुक्र वाहिनियों को काटते हैं, काट करके बांध देते हैं, जिसके माध्यम से शुक्राणु निकलता नहीं है। चलिए देखिए, पहले इसको समझेंगे। महिला नसबंदी क्या है, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि अंडवाहिनियों को काट करके बांध दिया जाता है, जिसके माध्यम से अंडा जब निकलेगा तो निकलने के बाद फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश, अरे वहां तक पहुंचता है तो शुक्राणु भी, यानी ये निकलने के बाद वो दोनों का मिलन नहीं हो पाता है, जिसकी पहले हम बताएं। अब चित्र बना करके बताना आसान होता है, समझ में आता है जल्दी। अब ऐसे कैसे हम बता पाए, इससे पहले हम क्वेश्चन को बताएं, इससे पिछले वाले
ठीक ना, उसको समझिए। देखिए इसमें क्या है, महिला नसबंदी में ये अंडवाहिनियों को काट करके बांध दिया जाता है, जिसके माध्यम से निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, शुक्राणु और ये अंडाणु मिलते नहीं है, जिसके माध्यम से इनका जब ये मिलेंगे नहीं, निषेचन नहीं होगा तो संतानें उत्पन्न नहीं होगी। चलिए, पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी के नाम से जानते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, शुक्रवाहिनियों को काट करके बांध दिया जाता है। तो देखिए क्या कहा है, पुरुष नसबंदी में क्या होगा, शुक्रवाहिनियों को काट करके बांध दिया जाएगा। अगर ये पूछेगा महिला नसबंदी को क्या कहा, ट्यूबेक्टोमी, इसमें क्या होता है, तो अंडवाहिनियों को काट करके बांध दिया जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही। एक चीज और है मेरे भाई, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है, अब आप हमारी बातों को समझ पाते हैं, हम समझा पाते हैं, आपको इसको देखने से कुछ अगर लाभ होता है तो मेरे भाई इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ना कमेंट कीजिए मेरे भाई। कमेंट में लिखिए कि आपको आप सीख पाते हैं कि नहीं, अगर नहीं सीख पाते वो भी चीज लिख दीजिए। अगर सीख रहे हैं या अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। या तो आपको कहीं दिक्कत होती है कोई क्वेश्चन में या आपको कहीं डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम डेली कमेंट को हम देखते रहते हैं। तो चलिए हम फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अच्छे क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।